हमने ये सारे डिस्कशन की है, जो सारा कुछ सीखा है। अब इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करें, इसी को आगे अगर हम लेकर चलें, तो अब हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ जो है वो चलेंगे, कि अब हम जरा कम्प्लेक्स बातें जो है वो करेंगे। लीज का हमें समझ आ गया कि लीज क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरह हम क्या। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये बताए हर एक चीज जो आप किस्तों पे ले रहे हैं, या जिसकी आप इस मोड में पेमेंट कर रहे हैं, कि चीज आपने अभी ले ली, पेमेंट बाद में करेंगे, और बाद में उसको आप राइट आपको मिल जाएंगे, राइट ऑफ यूज अभी आपके पास है, इसको लीज नहीं कहते। मतलब हर इस तरह की अरेंजमेंट जो है, इसको हम लीज नहीं कहते। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एग्जामिनर जो है वो ऐसी मुश्किल चीजों के ऊपर हाथ रख रहा है, कि आपको एक क्वेश्चन गिवन करेगा, उसमें कंबाइन चीजें जो है वो गिवन कर देगा। कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लीज है या नहीं है। तो उसके ऊपर आपने देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसी क्यूज के लिए, ये सारा कुछ जो है वो हम लेकर चल रहे हैं। हाँ, अब आवाज क्लियर है। अब बताएं। क्रिस्टल क्लियर। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शन टू द लिस्ट, कि कौन सी चीजें जो है वो हमारी एक्सेप्शंस में नहीं आ रही होती, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस जो है वो करना है। अब इसमें दो सिनेरियोज बेसिकली हमारे पास आएंगे। एक होगा जिसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लीज, और एक होगा लो वैल्यू एसेट्स जो है उसको। अब जब इस तरह के एसेट्स होंगे, इनको हम, बड़ी सिंपल सी बात है, इन्हें हम अकाउंट for क्या करेंगे, इनको हम बेसिकली अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रहे होंगे, इनको अपना एक्सपेंस आउट शो कर रहे होंगे, अमोर्टाइज जो है वो कर रहे होंगे। अब शॉर्ट टर्म लीज क्या है, हमने लीज पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की है, उसमें हम कोई भी एसेट लीज पे ले रहे हैं, तो उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो क्या होता है। क्या हम एक साल के लिए ले रहे होते हैं? कितने अरसे के लिए लेते हैं? इट इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये लेकर चल रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। शॉर्ट टर्म लीज क्या है, कि जब आपने कोई भी एसेट लीज के ऊपर लिया, तो एट द कमेंसमेंट डेट वो 12 महीने से कम है।
मैक्सिमम 12 महीने, या जो है वो क्या है, इस पे कम है। इवन आप एक्सटेंशन पीरियड उसमें ले भी आए, उसको ऐड भी कर ले, फिर भी वो लेस देन 12 मंथ्स ही बन रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि शॉर्ट टर्म लीज क्या होगी। तो शॉर्ट टर्म लीज में टेन्योर क्या है, शॉर्ट टर्म लीज में टेन्योर क्या है, 12 महीने का, कि 12 महीने तक जो है वो आपने क्या करना है, इसको लेकर चलना है। अच्छा, रिमेंबर अगली लाइन जो है ना, यहाँ पे एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कोई भी लीज विच कंटेन्स अ परचेज ऑप्शन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज, चाहे वो 12 महीने से कम ही क्यों ना हो। इस इसको भूलना नहीं है, इसको आपने भूलना नहीं है, इसको आपने भूलना नहीं है। यार साफ सीधी बात है, मैं आज बैंक के पास जाता हूँ, ठीक है, और मैं बैंक को कहता हूँ कि जी ये गाड़ी जो है ये मैंने लीज के ऊपर लेनी है। बैंक जो है वो मुझे गाड़ी लीज के ऊपर दे देता है। मैं 6 महीने में जाके, लाइक कमेंसमेंट डेट के बाद, विद इन 6 मंथ्स मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ 6 मंथ्स में, और इस 6 मंथ्स में जाके मैं उस गाड़ी को परचेज कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। अब टाइम ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ्स है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 1 ईयर है ना। लेकिन क्या मैं इसको लीज नहीं मानूंगा? आंसर इज नो। अगर मेरे पास परचेज ऑप्शन है, टाइम बेशक कम ही क्यों ना हो, हम इसको लीज ही कंसीडर कर रहे होंगे, ये हमारी लीज कंसीडर होगी। तो इसका मतलब जहां पे परचेज ऑप्शन है, दैट इज योर लीज। क्या मतलब हुआ? जहां पे परचेज ऑप्शन है, वो चीज आप पे क्या, कि वो आपकी चीज क्या कंसीडर होगी, लीज ही कंसीडर हो रही होगी। इज इट क्लियर? तो कहीं पे लिख ले, परचेज ऑप्शन इज इक्वल टू लीज, ये चीज आपने लिख लेनी है। उसके बाद पहली तो एक्सेप्शन होगी हमारे पास शॉर्ट टर्म लीज, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब जो है हमारे पास लो वैल्यू एसेट्स है, लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। देखिए, एक कंपनी है, वो लीज के ऊपर फैक्ट्री प्लांट ले रही है, मशीन ले रही है। ये प्लांट हो गया, मशीन हो गया, दीज ऑल आर हाई वैल्यू एसेट्स, दीज ऑल आर हाई वैल्यू एसेट। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप लीज पे ले ले, एक कंप्यूटर लीज पे ले ले, ये भी लीज पे है, लेकिन ये लो वैल्यू आइटम्स हैं। तो इन लो वैल्यू आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। अब ये लो वैल्यू एसेट्स हमेशा याद रखिएगा, दैट सोलली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस नेचर। अगर आपके बिजनेस के एसेट मिलियंस में है, अगर आपके बिजनेस के एसेट्स मिलियंस में हैं, और वहां पे जाके आपने 5 लाख की गाड़ी जो है या 5 लाख की बाइक जो है वो लीज पे ले ली है, तो डेट लीज इज सेट टू बी लो वैल्यू, डेट लीज सेट टू बी लो वैल्यू। लेकिन आपके अगर बिजनेस के एसेट जो है वो मोस्टली जो है 10 लाख 15 लाख, इसी रेंज में, इससे ऊपर के नहीं है, और इसमें अगर आप एक 5 लाख की बाइक जो है लीज पे लेंगे, तो ये लो वैल्यू लीज कंसिडर नहीं होगी। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि लो वैल्यू कब होगी कब नहीं होगी, इसका फैसला कैसे होगा, आपके बिजनेस को देखते हुए, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को देखते हुए हम जो है वो क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक दूध दही वाली दुकान है जो छोटी सी बनी है, वो जाके 1 लाख रुपए की अगर फ्रिज जो है वो लीज के ऊपर लेता है,
तो कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ दैट मिल्क शॉप, क्या वो फ्रिज जो उसने 1 लाख रुपए की लीज के ऊपर ली है, क्या वो लो वैल्यू होगी? खुद सोच के बोले। नहीं। लेकिन एक हम ले लेते हैं, एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फर्टिलाइजर्स की है, बिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट है, असासे हैं। तो इस फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री में अगर वही फ्रिज जो है वो अगर लीज के ऊपर आई जाए, तो क्या वो फ्रिज लो वैल्यू होगी? द आंसर इज यस। क्योंकि हम जब अपना बिजनेस मॉडल देख रहे हैं, जब अपने बिजनेस के ऑपरेशन देख रहे हैं, कंसीडरिंग दैट फैक्ट, हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? हम उसको लो वैल्यू कंसीडर कर रहे होंगे। तो सर बिजनेस की नेचर, बिजनेस का वॉल्यूम जो है वो इस पे बहुत ज्यादा वाइटल रोल जो है वो क्या करेगा, प्ले कर रहा होगा। इज इट क्लियर? अब बच्चे क्या करते हैं कि जेनेरिकली याद कर लेते हैं कि जी जिस एसिड की, जेनेरिकली याद कर लेते हैं जिस एसिड की वैल्यू कम है वो लो वैल्यू है। ऐसा नहीं करना, इसको हमेशा बिजनेस के ऑपरेशन से कंपेयर कर कर आपने क्या करना है, अपना डिसीजन करना है, अपना फैसला करना है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब सवाल ये है, ये इंडिपेंडेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि भाईजान एसिड लो वैल्यू पे कब होगा? रिमेंबर, एसिड लो वैल्यू का तब होगा जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। क्या? कि लेसी कैन obtain the benefit from the use of acids with own resources available to lessee, कि जो लेसी जो है वो अपने रिसोर्सेज से भी इस एसेट्स को खरीद सकता था, मतलब उसके लिए मुश्किल नहीं था। जैसे एक फर्टिलाइजर कंपनी है, फर्टिलाइजर्स कंपनी के लिए एक एसी को खरीदना क्या मुश्किल है? नहीं। लेकिन एक दूध दही वाले दुकान के लिए अपने ऐसे अपने कैश से, अपने रिसोर्सेज से फिश तो खरीदना मुश्किल होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होगा रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, और उससे क्या आप एसेट खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। पहली बात तो इसमें ये आ जाएगी। सेकंड, इसमें हम क्या लेंगे कि जो अंडरलाइंग एसेट जो हमने खरीदा है, दैट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट या हाईली इंटरलेटेड विद अदर एसेट, वो दूसरे एसेट्स के साथ उसका कोई ताल्लुक, कोई लिंक नहीं है। अगेन मैं एग्जांपल्स में दूंगा। फर्टिलाइजर कंपनी है, फर्टिलाइजर की कंपनी में अगर आप फ्रिज लीज के ऊपर ले रहे हैं, तो फ्रिज का ताल्लुक नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है दूसरे एसेट्स के ऊपर। ऐसे ही है। लेकिन दूध दही दुकान में जो फ्रिज है दैट इज डिपेंडेंट, उसका रिलेशन दूसरे एसेट के साथ बन रहा होगा। फ्रिज होगी तो दूध बिकेगा ना। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लो वैल्यू एसेट जो है वो कहला रही हो। अब लो वैल्यू एसेट्स में कौन कौन से आएंगे? टैबलेट्स हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल आइटम, फर्नीचर, ऑफिस, टेलीफोन, एसी वगैरह जो है ये आ जाएगा। रिमेंबर व्हीकल्स, स्पेसिफिकली बात हो रही है, स्पेसिफिकली जो व्हीकल है ना वो लो वैल्यू नहीं हो सकती। व्हीकल जो है वो लो वैल्यू में नहीं आ सकते। अगर आपने गाड़ी लीज के ऊपर ली है, बेशक आपके एसेट्स बिलियंस ऑफ रुपीज में, और आप एक जाके आल्टो लीज ले लेते हैं, इवन आप आल्टो कैश में परचेज कर भी सकते थे, तो वो ऑल्टो जो है वो इस पे कंसिडर नहीं होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? व्हीकल वाला पॉइंट।
व्हीकल व्हीकल की लीज शॉर्ट टर्म लीज ही नहीं हो सकती। ये साफ सीधी बात है। क्योंकि साफ सीधी बात है, व्हीकल जो है उसमें आपके पास परचेज ऑप्शन होता है। तो जहां पे परचेज ऑप्शन है वो शॉर्ट टर्म लीज ही नहीं है। और व्हीकल शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं हो सकता। व्हीकल जो है वो आपका लो वैल्यू एसेट में भी नहीं आ सकता। हाँ, अगर आपने व्हीकल इस तरह की अरेंजमेंट में ली है कि परचेज ऑप्शन भी नहीं है और मंथ्स भी आपके 12 से कम है, फिर शॉर्ट टर्म लीज में आ सकता है, बट प्रैक्टिकली ये चीजें कुछ ही नहीं कर रही होती। इसे एक दफा रीड आउट कर ले, फिर हम चले आगे। फिर ये वाला रूल भी आपने याद रखना है। ये वाला कि लेसी shall assess the value of asset based on the value of asset when it is new, regardless of the age of asset being used। कि आपने जब भी लीज पे लेने हैं एसेट्स, तो आपकी वैल्यू की असेसमेंट किस बेस में होनी चाहिए, जब आपके एसेट न्यू थे। ना कि आप कितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे या कितने यूज है, उस बेस के ऊपर आप वैल्यू की असेसमेंट नहीं कर रहे हो। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चंद जुमले लिखे हैं अंग्रेजी के, वेरी फ्यू। लेकिन ये चंद जुमले हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर ये पास भी कराते हैं, फेल भी कराते हैं। बिल्कुल साफ सीधी बात है, एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो आजकल इतने लीथल मोड में चल रहे हैं कि वो हर वो चीज टेस्ट कर सकते हैं जो पास पेपर्स में नहीं है। इवन आप कभी जाके सीआर के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़िएगा, उसमें भाई साहब क्लियरली बताते हैं कि बच्चे सिर्फ पास पेपर करके आते हैं और समझते हैं कि पेपर पास हो जाएगा। लेकिन हम जो है वो हम अदर देन पास पेपर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो जब वो अदर देन पास पेपर्स की बात करता है, तो रिमेंबर उसमें फिर हम इस चीज़ को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जो चीज़ आज तक नहीं आई, जो चीज़ आज तक टेस्ट नहीं हुई, उसका टेस्ट होने के चांसेस, उसकी प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो है एक्सेप्शन टू द लीज, ये आपने ज़रा इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है, अच्छी तरह से आपने इसको याद रखना है, बिकॉज भाईजान इसमें से एग्जामिनर ने पूछना तो है। अब वो एमसीक्यू से पूछता है, वो आपसे किसी लॉन्ग क्वेश्चन में इसका एक आधा पॉइंट मर्ज कर लेता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, बट उसने इसको पूछना है। और ये गिनती के चंद एक लाइनें हैं, लेकिन ये ओवरलुक हो जाती हैं और बाद में हम कहते हैं कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस था या मुश्किल था, समझ नहीं कहाँ से आया। हालांकि चीज़ें बिल्कुल सामने गिवन होती हैं जो हमने डिस्कस करनी होती है। हाँ भाई, क्लियर है ये, आगे बढ़े। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन
एक्सेप्शंस का, मतलब लो वैल्यू एसेट का, शॉर्ट टर्म लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो रिमेंबर, हम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और हम लीज लाइबिलिटी को भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स, नो लीज लाइबिलिटी। हम सिंपल क्या करेंगे, आप इस पर शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू लीज है, आप पेमेंट को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करेंगे, इसको आप अमोर्टाइज कर रहे होंगे। तो इस पे प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल था, जो टेबल था, उसको हम नहीं बना रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सवाल समझते हैं, सवालों से इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है क्या नहीं है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001 एंड 30 जून 2002। उसने हमें कहा है a lease is entered into on January 1st 2001 for a period of 12 months. There is no purchase option। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये परचेज ऑप्शन बीच में आ जाए तो हमारी कहानी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसने क्लियरली कह दिया है देयर इज नो परचेज ऑप्शन, कोई खरीदने का ऑप्शन इसमें नहीं है। देयरफॉर इट इज अ शॉर्ट टर्म लीज, ठीक है। पेमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एज फॉलो, फर्स्ट 6 इंस्टॉलमेंट विल बी 2000 पर मंथ एंड नेक्स्ट 6 इंस्टॉलमेंट विल बी 3000 पर मंथ। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है 5 लाख की है। लीज पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये इसने हमें क्या किया है, सवाल गिवन किया है। समझ आया। अब इसमें ना हम सबसे पहले निकालते हैं कि हमारा रेंटल एक्सपेंस कितना बनेगा, क्योंकि आप पेमेंट्स 2000 पर मंथ कर रहे हैं, आप पेमेंट 3000 पर मंथ कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा रेंटल एक्सपेंस कितना बनेगा, उसको हम देखते हैं। तो ये है 2000 पर मंथ, दैट इज 6 किस्तें हमने पे करनी है 2000 के हिसाब से। ये कितनी आ जाएंगी, 12,000। और 3000 के हिसाब से भी हमने क्या करनी है, हमने 6 किस्तें पे करनी है। ये कितनी आ जाएगी, 18,000। तो टोटल कितनी किस्तें बनेंगी हमारी, टोटल जो है वो हमारे पास 30,000 आएगा, टोटल जो हमने पे करना है। अच्छा, इस 30,000 को जो कि शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लीज है, 12 पे डिवाइड करें, पर मंथ लीज पेमेंट कितनी आएगी, मंथली लीज पेमेंट, मंथली लीज पेमेंट कितनी आएगी। तो आपने यहाँ पे निकाल ली कि आपकी मंथली लीज पेमेंट जो है वो कितनी बननी चाहिए, 2500 बननी चाहिए। ये आपने निकाला बिकॉज हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर शॉर्ट टर्म लीज है या लॉ एप्लीकेशन, लेसी शैल रिकॉग्नाइज द लीज पेमेंट एज एन एक्सपेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस इन प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस देयर इज एनी अदर मेथड अवेलेबल इन क्वेश्चन। तो आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे क्या करेंगे, आप इसको अपने एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने देखा कि हमें टोटल कितना पे करना है, हमें टोटल पे करना है साल का 30,000 रुपया। तो उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने क्या कर दिया, अपने एक्सपेंस में शो कर दिया। हमने उसको अपने एक्सपेंस का पार्ट जो है वो क्या करना है, बनाते जाना है। हम तो चलते हैं सर आगे। अब 30 जून 2001, 30 जून 2002, तो ये उसने हमें बताया है और हमने लिया था ये कंपनी को, लेकिन 12 महीने के लिए। तो 6 पेमेंट है अप टू 30 जून 2001। तो मैं एंट्रीज पास करूं, अगर 30 जून 2001 की 6 पेमेंट्स होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेंटल एक्सपेंस। अब हमने निकाला कि हमारा पर मंथ रेंट कितना बनता है, 2500। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे 2500, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना बनता है 6,000, 15,000। हमारा 6 महीने का रेंटल एक्सपेंस जो आएगा 15,000। हमने कितना पे किया, हमने तो कैश के हिसाब से जो पेमेंट की है वो तो स्टार्टिंग पे हमने 2,000 पे किया ना, 2,000 इंटू 6, तो हमने पे किया है 12,000। हमने कितना पे किया है, 12,000। बनता हमारा एक्सपेंस था 15,000, हमने पे किया है 12,000।
कितना हमारा पेएबल आ जाएगा? हमारा यहाँ पर रेंट पेएबल आ जाएगा, और ये होगा हमारे पास गालिबन 3,000 जो है वो बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? 3,000 जो है वो हमारा रेंट पेएबल बन रहा होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या की है, हमने ये 6 मंथ्स की कंबाइन एंट्री पास की है। क्योंकि उसने हमें 6 मंथ्स कहा था, हमने 6 मंथ की जो कंबाइन अकाउंटिंग एंट्री है हमने वो पास की है। लेकिन याद रखिएगा, प्रैक्टिकली हम इंडिविजुअली करते हैं, हम हर महीने की एंट्री जो है वो पास कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली हम हर महीने की एंट्री जो है उसको पास करेंगे। अब हर महीने की एंट्री को अगर देखें, तो आपका जो रेंट एक्सपेंस आएगा जो हमने अभी निकाला, वो बनेगा आपका 2500 रुपये। आपका रेंट एक्सपेंस कितना बनेगा? 2500 रुपये। आप कैश कितना पे कर रहे हैं? आप कैश पे कर रहे हैं 2,000 रुपये। तो आपका जो रेंट पेएबल आ जाएगा वो कितना बनेगा? 500 बनेगा। तो हम हर महीने की एंट्री ये पास कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो 30 जून 1 तक तो ये एंट्रीज हो गई है। अब अगली उसने एंट्रीज कहा था हमारे पास, डेट इज 30 जून 02 तक हमने पास करनी है। तो रेंट एक्सपेंस तो हम 6 महीने का निकालेंगे। रेंट एक्सपेंस हमारा वही है, डेट इज 2500 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बना हमारे पास 15,000। अब हमने कितना कैश पे किया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आखिरी महीने पे हमारा जो कैश था वो 3,000 था। अगले 6 महीनों में तो 3,000 इंटू 6 करेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास 18,000। क्या आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। अब हमने कितना पे करना था? 15। हमने कितना पे किया? 18। तो जो ये लाइबिलिटी हमने बनाई हुई थी, ये रेंट पेएबल, वो हम क्या कर लेंगे, वो हम उसको यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, डेट इज 3,000। तो ये चीज़ था, ये असूल था जो हमने यहाँ पढ़ा था कि भाईजान, कि जो आपके रेंटल्स होंगे आप टोटल रेंटल्स को स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्या करेंगे, अमोटाइज करेंगे। तो टोटल हमने कितना पे करना था? टोटल हमने पे करना था 30,000 रुपया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने उसको मोनेटाइज किया, तो हमारी हर महीने की पेमेंट कितनी बन रही थी? 2500 बन रही थी। तो कभी हमने ज़्यादा पे किया, कभी हमने कम पे किया। उसके हवाले से हमने क्या की है, अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो पास कर ली है। हाँ भाई, समझ लगी? अब सामने जो प्रिंसिपल लिखा हुआ था, उस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर, ये क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। जरा मुझे बताएंगे एंट्रीज की क्या पास होगी?
एंट्री बनाई, क्या पास होगी, शाबाश। कहता है जी, एंट्री पास करनी है। लेसी रिक्वायर्ड कार 9 month on a lease at a monthly rent of रुपीज 10,000। देर इज नो परचेज ऑप्शन। हमने क्या करनी है, हमने इसकी एंट्री जो है पास करनी है। अभी शॉर्ट टर्म लीज है, ये शॉर्ट टर्म लीज है, देखिए इसमें परचेज ऑप्शन नहीं है, तो परचेज ऑप्शन नहीं है तो शॉर्ट टर्म लीज है ये। अब जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पर आवाम कंफ्यूज होगी, सर ये लाइन किसके बारे में थी, कि गाड़ी की लीज लो वैल्यू नहीं हो सकती, बट हमने कहीं नहीं पढ़ा कि शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म होने के लिए एक चीज़ है कि परचेज ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसमें परचेज ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म जो है वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी। तो रेंट एक्सपेंस कितने हैं आपके पास, 10,000। तो आपका रेंट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा 10,000 से। और कैश जो है, अगर आपने पे कर दी है, तो कैश जो है वो क्या हो जाएगा, 10,000 से क्रेडिट हो रहा होगा। इसको देखते हैं, ये है लो वैल्यू, ये है लो वैल्यू। अच्छा मुझे बताएं इसको जल्दी से, इस सवाल का रेंट एक्सपेंस कितना आएगा। अब देखें, ये है कि जी आपने एक लैपटॉप लिया है, लीज का 3 साल का लिया 1 जनवरी को। रेंट पेमेंट्स आप कर रहे हैं 10, 12, 15 की। लैपटॉप है, ये लो वैल्यू लीज में आएगा। अब आपने इसकी जो है वो उसको लेके चलना है। बेसिस हमारे पास वही है कि हमने इनको स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास 2012 का रेंटल एक्सपेंस 10,000 है, 13 का 12,000 है, 14 का 15,000 है। इन सबको जमा करें कितना बनेगा, 25 37,000। 37,000 जो है टोटल हमने पे करना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका हर साल का रेंट एक्सपेंस कितना आएगा, 12,333। तो हर साल का जो आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर जो कि असूल है, हमने इसको मॉडाइज करना होता है, तो आपका रेंटल एक्सपेंस कितना आएगा, 12,333 रुपये आ रहा होगा। ओके। अब हम एंट्रीज पास करते हैं हर साल की। पहले हम लेते हैं 31 दिसंबर 12 की। रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा हमारे पास 12,333 से। कैश हमने पे किया है पहले साल 10,000, 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा रेंट पेएबल 32,333 आ जाएगा। ये होगी हमारे पास यहाँ पे। फिर हमारे पास आ जाएगा 31/12/13 की बात करेंगे, तो रेंट एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा
12,333। हमने कितना कैश पे किया है? 12,000। रेंट पेएबल आ जाएगा 33। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 31, 12, 14। रेंट एक्सपेंस आपका आ जाएगा 12,333। हमने कितना कैश पे किया है? 15,000। और ये पेएबल्स था 2,333 और 3,333, तो कितना बनता है ये? 2600। ये बनेगा आपका जो रेंट पेएबल था, ये लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। ये बनेगा 2666। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर सबको एंट्रीज? अब ये एग्जाम्पल 3 जो है, दैट एग्जाम्पल 3 इज योर होमवर्क। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, ये आप लोगों ने खुद करनी है। मेरे ख्याल से मुश्किल भी नहीं है, आप इसे कर भी लेंगे। ऐसे ही है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए? इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने रेलेवेंट ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि आप इसको फिर इजीली सॉल्व कर सकें। चलें आगे। अच्छा जी, ये दोनों रूल्स भी आपने याद रखने हैं। पहला है, इन केस ऑफ अ शॉर्ट टर्म लीज, अभी जो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लीज में है, इसमें जो अप्रोच है कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में लेके जाना है, या जो भी अप्रोच होगी वो हम क्लास ऑफ एसेट्स पे अप्लाई करेंगे। अगर व्हीकल है, सारी व्हीकल के लिए। अगर मशीन है, सारी मशीनों के लिए। अगर एसी है, सारे एसी के लिए। अगर इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म लीज है वो क्लास ऑफ एसेट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, हम अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन जो लो वैल्यू लीज होगी वो हम क्लास पे नहीं करेंगे, बल्कि इसकी अप्रोच जो है वो हम आइटम बाय आइटम जो है वो क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। क्या करेंगे? आइटम बाय आइटम जो है वो हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ओके, ये चीज याद रखनी है आपने। इसको क्लियर आप? हाँ भी क्लियर है। अब
इसका डिस्क्लोजर जो स्पेसिफिकली हमने बात की है, एक्सेप्शन टू द लीज, इसके अगर डिस्क्लोजर की बात करें तो हमें क्या कुछ जो है बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमने बताने हैं, लेट्स सी दैट अकाउंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीज और लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट अप्लाई द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट shall disclose this facts to the notes in the financial statement। तो वो ये सारा कुछ कि लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म है, वो इसको क्या करेगा, बताएगा कि कौन सी उसकी लीज चल रही है, विच इज एक्चुअली एक्सेप्शन टू द लीज। फिर एलएससी जो है वो अमाउंट को डिस्क्लोज करेगा कि शॉर्ट टर्म लीजेस की कितनी कमिटमेंट्स हैं या लो वैल्यू एसेट्स की कितनी कमिटमेंट है। इसका जो मेच्योरिटी एनालिसिस जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन करना पड़ेगा कि अगले साल कितनी पे करनी है, 2 सालों में कितना पे करना है, 3 सालों में कितना पे करना है, इस तरह का होगा। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स की पेमेंट है, मेच्योरिटी एनालिसिस, ये बनेगा लो वैल्यू एसेट्स के लिए। शॉर्ट टर्म लीज के लिए जो है वो लो वैल्यू नहीं बन रहा होगा। और जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होगी उसमें शॉर्ट टर्म लीज पेमेंट्स जो होंगी या जो आपकी लो वैल्यू एसेट्स की पेमेंट होगी, उसको आप क्लासिफाई करेंगे विद इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट जो है वो क्या हो रही होंगी, बन रही होंगी। इज इट क्लियर? चलिए जी, हम इसको इधर पे माइंड अप करते हैं। अब हमारा बेसिकली जो रह गया ना मेजर एरिया, वो है लेसर की अकाउंटिंग का। वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे कि लेसर भाई साहब की अकाउंटिंग हमने किस तरह से करनी है, क्या उसका तरीक़ेकार होगा, कैसे हम उसको लेके चल रहे होंगे। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे टेक्निकल एरिया जहाँ पे लेसर की जो अकाउंटिंग आती है वहाँ पे आता है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीआरवी क्या होता है और अनरियलाइज वैल्यू क्या होती है। ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस कर रहे हैं। तो वेलकम टू द कम्प्लेक्स एरिया ऑफ द लीज, जो बेसिकली लेसर से रिलेटेड होगा। गॉट इट? इसका टेस्ट हम मंडे को लेंगे इंशाल्लाह। मंडे को इसका टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करवाएंगे लीज का। मंडे तक लीज जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी।